नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। मार्केट में बहुत धमाचौकड़ी मची हुई है, रोज ऊपर नीचे और रोलर कोस्टर अभी राइड्स चल रही है और ऐसे में आम निवेशक पिसा जा रहा है, आम ट्रेडर पिस रहा है। लेकिन क्या सिर्फ आम ट्रेडर ही पिस रहा है या वो बड़े-बड़े लोग भी इसमें पिस रहे हैं? तो दोस्तों, ये अभी ऐसा टाइम है जहाँ हर कोई परेशान है। ये परेशानी बहुत वजह से है तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, बाजार पर आए में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, ग्लोबल मार्केट की और दुनिया में डॉलर्स में, गोल्ड में और सब जगह क्या चल रहा है और उन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ता है, उन सब की चर्चा हम लोग बाजार पर आए में। तो आज इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा हमेशा की तरह। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। तो मैं जो भी यहाँ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूँ, वो मेरे अपनी समझ के हिसाब से है, मेरे नॉलेज से है और एक एजुकेशनल पर्पज़ से है, ताकि आप भी उन बातों से अवगत हो जो मार्केट में हो रहा है। तो इसके ये इन्फॉर्मेशन अगर आप यूज़ करके कोई भी अपना एक ट्रेड लेते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश या ट्रेड करना ये जोखिम भरा होता है और इस जोखिम से कैसे निपटना ये हर आदमी के अपने इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। तो आपको होने वाले किसी भी फायदे या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको इसके बेस पे अगर कोई भी आप ट्रेड लेते हो, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। दूसरी बात, हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट कीजिए, कुछ चीज़ अगर आपको कहना है और कोई सलाह देना है, कोई मशवरा देना है, तो आप उसको कमेंट्स कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके, ये इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज़फुल हो सके, उसके लिए आप शेयर कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अ, पिछले वीक में हमने दो बड़े इवेंट्स देखे। एक सडन इवेंट था और एक प्लान इवेंट था। प्लान जो इवेंट था वो था फेडरल रिजर्व, मतलब जो अमेरिकन रिजर्व बैंक है ना, उसके जो जो मीटिंग होती है और उसमें ये तय होना था कि कितने परसेंट से ब्याज दर बढ़ाई जाएगी। तो उसमें उन्होंने 0.5% से ब्याज दर इस बार बढ़ाई है और ये ऑलमोस्ट पहले से तय था। जो तय नहीं था वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अचानक मीटिंग बुलाई और 0.4% से अचानक से ब्याज दरें बढ़ाई, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया, रेपो रेट बढ़ाया। और ये सारा चीज़ जब हुआ तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हम लोग ने उसी के साथ में आते हुए देखी। तो ऐसा अचानक क्या मतलब इमरजेंसी आ गई थी कि हम लोग ने एक 3 वीक पहले रिजर्व बैंक ने कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, और ये 3 वीक में क्या ऐसा हो गया है कि रिजर्व बैंक को अचानक अपना प्री प्लान, जो कि जनरली नेक्स्ट उनकी मीटिंग होना थी जून में, उसके पहले ही बीच में ही आके उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़े थे। ये मेरा पहले भी मानना था कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कुछ प्रेशर में शायद काम कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। और लेकिन उन्होंने जो भी डिसीजन लिया था मैं उस समय भी सहमत नहीं था, और अब मैं कह सकता हूँ कि अब जाके उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया है। लेकिन ये 3 वीक में ही क्यों? देखिए, उसकी दो वजह है। उनको ये पता था कि फेड अपनी रेट बढ़ाने वाला है, तो उनको उसके पहले अपने रेट बढ़ाना थे, ताकि उनको जो डॉलर्स की वजह से डॉलर्स की प्राइस बढ़ेंगी और उसके वजह से जो आउटफ्लो होगा अपना फॉरेन रिजर्व्स का डॉलर्स के रूप में, वो उनको रोकना था शायद, इसलिए उनको अर्जेंट में है ना उनको ये लेकिन क्या ये सच में कुछ काम का कारगर होगा? मुझे ऐसा लगता नहीं है। देखो, अमेरिका में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एफआईआईज का आउटफ्लो और ज़्यादा होगा, और
ये कंटिन्यूस रहेगा जब तक कि हमारे यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी साउंड नहीं लगती है इन लोगों को, इन्वेस्टर को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, कि वो अमेरिका से छोड़ के यहाँ आए। देखिए उनके लिए अगर डॉलर का महंगा होना उनके लिए एक निगेटिव फैक्टर होता है, और अगर उनको पैसे वहाँ ज़्यादा मिलने वाले हैं, वहाँ इंटरेस्ट भी मिलने वाला है अमेरिका में, तो वो डेफिनेटली इंडिया छोड़ के जाएंगे। दूसरी चीज़, उनको तभी इंडिया में अट्रैक्शन होगा जब उनको लगेगा कि यहाँ वो उन सारे फैक्टर्स को चेक करते हुए भी, जो डॉलर्स के प्राइस डिफरेंस के वजह से आने वाला इंटरेस्ट रेट का, उन फैक्टर्स के बावजूद उनको इंडिया में अच्छा मुनाफा हो सकता है, तभी जाके वो वापस लौटेंगे, और ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो ये हुई सारी बात दो इवेंट्स की, और इनका एक लंबा असर हमको देखने को मिलेगा। रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है, और इन सारे बातों से जो निष्कर्ष ये निकलता है कि मार्केट अभी काफ़ी दिनों तक, 2 3 4 महीने तक, ये अपने इन्हीं ऐसे ही दौर से गुजरता रहेगा। यहाँ कोई अभी फिलहाल हमको एक अप ट्रेंड नज़र नहीं आ रही है, बल्कि साइड वेज टू डाउन ट्रेंड ही मेरा व्यू है। पिछले 4 महीने से मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं बेरिश हूँ, और 4 महीने से मैंने आप लोग से कहा है कि आप लोग ज़्यादा ट्रेड ना करें और कम से कम ट्रेड करें। और अभी की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में तो किसी के लिए भी ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, जब मार्केट एक दिन 200 पॉइंट नीचे खुलता है और दूसरे दिन 200 पॉइंट ऊपर, और फिर तीसरे दिन 200 पॉइंट नीचे खुल जाता है। ऐसे कंडीशन में किसी के लिए भी ट्रेड करना, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल है। देखो, लॉन्ग टर्म ट्रेड तो हम लोग साल 2 साल 5 साल के लिए करते हैं, और ऐसे उस दृष्टिकोण से अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, तो डेफिनेटली यहाँ आप थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं, 5 5 10 10% का मंथली बेसिस पे। अगले 4 6 महीने में आप अपना निवेश को स्प्रेड कर सकते हो, जहाँ आपको कोई अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं। अभी बजाज फिनांस जैसे अब ऑलमोस्ट 6,000 पर आ गया है, तो वहाँ आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नीचे आएगा तो फिर तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। मेरा कोई बजाज फाइनेंस पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना ही मैंने अभी तक किसी को ये इस बात में कोई सलाह दी, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल के आपको एक बताया। तो आप छोटा छोटा निवेश कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रुक जाएंगे, थोड़ा सा धीरज रखेंगे, तो आपको और भी अच्छे रेट्स पे नीचे की ओर आपको मिल सकता है। तो मार्केट से थोड़ा सा आप, मैं कहूँगा कि प्लेयर बनने की जगह आप दर्शक बन के स्टेडियम से मजा लीजिए। जो भी रोलर कोस्टर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उन चाल का थोड़ा सा एंजॉय कीजिए बाहर बैठ के, और आराम से कुछ दिनों की कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो मार्केट से कुछ दिनों के लिए मैं आपसे दूर रहने का निवेदन करूंगा, और चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है, कौन से लेवल से कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, कहाँ से संभल सकता है। उन सारी बातों को हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं चार्ट क्या बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि चार्ट पे हमको अब क्या नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले डाउ जोन्स, और डाउ जोन्स को अगर हम लोग देखते हैं, तो डाउ जोन्स ने अपने वापस से पिछले लो के आसपास आके उस वहाँ वो रुका हुआ है। लास्ट लास्ट जो लो था उसका, वो था करीब करीब 32,500 के आसपास, और कल का भी जो लो था वो सेम था, है ना। लेकिन कल थोड़ी रिकवरी आई है, मामूली, लेकिन कल बंद हुआ है गैप डाउन, ओपन होके गैप डाउन ही बंद हुआ है। तो ये जो डाउ की चाल है, ये हमको दिखा रही है कि अभी अमेरिकन मार्केट में कहीं कोई अ, सुधार नहीं नजर आ रहा। ये कहाँ तक गिर सकता है, अब ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी चाल और डाउ की चाल बिल्कुल सेम है। डाउ अभी तक 12% गिर चुका है ऊपर से, अपने हाईएस्ट लेवल से। यहाँ से यहाँ तक ये अगर हम लोग गिरावट देखते हैं, तो ये करीब करीब 12% है, और हमारा निफ्टी भी अभी की जो चाल है वो वहां तक 12% तक गिर चुका है। ओके, तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग डाउ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो डाउ है, अब अगर हम लोग, मैंने कुछ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट लाइंस ड्रॉ किए हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं,
तो एक लाइन मुझे ये जो नज़र आती है, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से आ रही है, बहुत पहले, बहुत पुरानी है। ओके, अगर मैं इसको आपको बताऊं तो मुझे आपको मंथली चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा, और मंथली चार्ट में आपको समझ में आएगा कि ये लाइन मैंने कहाँ से ड्रॉ की हुई है ना, बहुत पुरानी। तो देखिए आपको दिखाई भी नहीं दे रहा अभी तक, हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ से मैंने शुरू किया है इसको। तो ये जो है, यस, तो ये जो लाइन मैंने पकड़ी करीब करीब 2004 से, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा डीप आ चुका है, और फिर वहां से मैंने इसको, और ये लाइन ने काफ़ी एक बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे कई बार उसको रिस्पेक्ट किया है, और उस लाइन के हिसाब, अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये हो सकता है इस लेवल पे रुक जाए, जो कि हम लोग को लग रहा है करीब करीब 32,000 के आसपास। अभी हम लोग 32,899 पे हैं, और वहां से 32,000 के आसपास का मतलब होता है करीब करीब यहाँ से भी और 900 पॉइंट नीचे। ओके, और अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है, तो हम फिर उस लेवल पे वापस आ जाएंगे जहां से हमने प्री कोविड की शुरुआत, प्री कोविड के पहले जहाँ थे, ये प्री कोविड लेवल है। ओके, और यहाँ से मार्केट गिरे थे, और ये लेवल से हम लोग ने तोड़ के ऊपर गए थे। तो ये लेवल टूटने के भी दो रीज़न है, एक तो यही रेजिस्टेंस बीच में यहाँ सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो एक और आप ट्रेंड लाइन यहाँ से आते हुए दिख रहे हैं, और ये भी फंटास्टिकली काम कर रही है, और वो अगर ये हॉरिजेंटल और ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों को अगर हम लोग मानते हैं तो करीब करीब 29,500 के आसपास में ये आके रुकना चाहिए, 29,500 के आसपास में ये आके रुकना चाहिए। तो दो लेवल्स हैं, अब ये कहाँ रुकता है, अब ये कहाँ रुक सकता है, उसके भी एक मैं वजह बताऊँ। एक तो जो हमने देखा कि जिस हिसाब से मार्केट गिरा है, और जहाँ तक हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स हमको दिख रहे हैं, और इसी के साथ में एक ये वजह भी है कि जिस टाइप से मार्केट गिरते हैं 5%, 12% और 17%, तो 17% का जो 12% का जो गिरावट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है वापस से। अब ये यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, और अगर इसको 17% तक गिरना है तो ये करीब करीब 30,000 के आसपास तक आ सकता है। और फाइनल जो है 20% है ना, जो 20%, ये कहते हैं कि 20% का जो 20% से ज़्यादा मार्केट गिरे तब उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। तो 20% की एक लेवल होती है, वो एग्जैक्टली हमारी वहीं आ रही है जहां ये लेवल्स आ रहे हैं। तो ये दो तीन वजह है कि हमको इन सारे लेवल्स को वॉच करना है। देखिए, जब डाउ जोन्स ही है जो हमको गाइड करता है, जिसकी ओर देखकर हम आगे चलते हैं। तो ये रहा गाइडेंस डाउ के लिए। नैस्डैक को अगर हम लोग देखते हैं तो नैस्डैक ने अब ऑलरेडी 24% गिर चुका है, और अब उसकी जो रफ्तार है, अगर वो देखते हैं कहाँ तक रुकता है, 12,225 का पहला एक सपोर्ट आएगा, और अगर वापस ये गिरा, एक यहाँ रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ भी आ रहा है, उसी के साथ में वहाँ रुक सकता है। तो अब नैस्डैक अगर हम लोग ऊपर से देखें तो 24% तक गिर चुका है, लेकिन इसके इतने गिरने की एक और वजह ये भी है, क्योंकि ये जब बढ़ा था तब भी डाउ को इसने आउट परफॉर्म किया था। ये डाउ जब बढ़ा था तब केवल 24% बढ़ा था अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर, लेकिन डाउ नैस्डैक जो बढ़ा था वो करीब करीब 70% बढ़ा था अपने प्री कोविड लेवल के वहां से। तो 17, तो अब उसको चढ़ते वक्त आउट परफॉर्म किया था, इसलिए उसको गिरते वक्त भी आउट परफॉर्म करना ही है। और अब हम लोग देखते हैं कि वो करीब करीब अपने प्री कोविड लेवल के आसपास में, प्री कोविड लेवल इनफैक्ट यहाँ है, वहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है, तो उसको भी अगर गिरना है तो उसको भी यहाँ तक 9,000 तक वापस एक बार आना होगा। तो ये देखते हैं कि क्या वो 9,000 पे रुकता है या
10,600 पे रुकता है, कहाँ रुकता है उसको हम, क्योंकि या तो नैस्डैक की गिरावट रुकेगी और डाउ को पकड़ के खींच के लेके जाएगी, या डाउ की गिरावट और बढ़ के नैस्डैक को भी नीचे खींच के लाएगी। तो ओके, तो ये हो गया नैस्डैक और डाउ का। इन दोनों को इस पे मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मार्केट बहुत कुछ इन दोनों के हिसाब से ही चलने वाला है। तो अगर नैस्डैक गिर रहा है तो हमारे आईटी कंपनीज में भी हमको वैसी ही गिरावट देखते मिलेगी जैसी वहाँ अमेरिका में मिल रही है। अब हम लोग देखते हैं डैक्स भी अपना वापस से उसने कुछ रिकवरी की थी। इनफैक्ट डैक्स नीचे ही है, ये मंथली चार्ट है और ये कंटिन्यूस, ये फिफ्थ मंथ है। उसने नीचे एक बार बहुत ज़्यादा नीचे भी आ चुका है, ये वहाँ से काफ़ी रिकवरी हुई थी। ये मंथ में काफ़ी वोलाटिलिटी देखी हम लोग ने मार्च में, और अब हम लोग वापस नीचे की ओर शुरू हो गए हैं। फिर देखेंगे यूके को हम लोग ने छोड़ दिया था। यूके भी एक बेसिकली वहाँ कुछ माहौल ऐसा बन रहा है। अगर आप इन मंथली चार्ट्स को देखें तो हमको ये दिखाई देगा कि ये ऊपर से उसने अभी एक हाई जो बनाए थे अब वहाँ नहीं जा रहा, वहाँ से नीचे की ओर यहाँ काफ़ी सारा मतलब प्रेशर हमको दिख रहा है। विक्स काफ़ी बने हैं ऊपर की साइड में, नीचे भी उतने विक्स बने हैं, लेकिन ये जो है ये अपना ऊपर की ओर दिख तो रहा है, लेकिन वहाँ की जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है वो ये कहा जा रहा है कि वहाँ रिसेशन आ सकता है। तो ये यूके की बात हुई। फिर हम लोग चीन को देखते हैं तो चीन भी मंथली दर मंथ ये नीचे ही आ रहा है। ये ऑलमोस्ट ये फिफ्थ कंटिन्यूस मंथ हम लोग जो बोल सकते हैं कि जहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। फिर निकाय निकाय को हम लोग देखते हैं तो देखते हैं, ये देखिए जो चैनल्स हम लोग ने ड्रॉ किए थे उन चैनल के हिसाब से ये बेसिकली आप देखेंगे कि नीचे की ओर ये भी ट्रेड कर रहा है ना। ऊपर से 1 2 3 इन महीनों में नीचे आया हुआ है। हांगकांग डेफिनेटली ये चाइना को ही, मतलब शंघाई को ही फॉलो करेगा, तो वो तो कंटिन्यूस नीचे की ओर है। तो इन सारे इनको देखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि एक पूरा जो वर्ल्ड मार्केट है वो नीचे की ओर है, साथ में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ में है। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अब अगर हम लोग इसके बाद हमारा निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी भी अपने निफ्टी ट्रेड जो कर रहा है वो आप देखेंगे यहाँ लास्ट वीक में मैंने ये कहा था ट्रेड कहाँ करना है, तो मैंने कहा था इसके नीचे शॉर्ट करना है। तो पिछले 4 दिनों में ये हमारा ये रहा कि मैंने कहा था इसके नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 दिन पिछले 4 दिन ऐसे इस टाइप से मार्केट नीचे आया और जो लेवल दिया था उसके नीचे भी जाके मतलब सारे टारगेट हिट हुए, उससे ज़्यादा नीचे चला गया। और यहाँ उसने एक ऐसी कैंडल बनाई है जिसको हम लोग बोलते हैं डोजी, और ये बताता है कि ये अनसर्टेनिटी है, प्राइस ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो अगर ये देखते हैं तो अब इनको फिलहाल मैं हटाता हूँ और ये सारे लेवल्स को मैं हटाता हूँ। अब हमको क्या करना है, देखिए ये अब यहाँ है, हमको इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे और इसके नीचे सेल करेंगे। ओके, और हमारा इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 16,675। ओके, तो 16,675 ये हमारा टारगेट होगा और 16,800 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। ऊपर की ओर, नीचे की ओर कहीं नहीं, हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं। 16,000 में 16,000 1673 ये हमारा एक टारगेट होगा। ओके, सॉरी 16,000 का हमारा टारगेट होगा
15,900 और 16,000 यहीं कहीं हम बेसिकली सपोर्ट लेते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये मेरा इमीडिएट सपोर्ट होगा। और जो आगे का है, अगर ये टूटता है तो फिर हम 15,600 पर वापस आते हुए दिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हमको करना क्या है। नेक्स्ट वीक देखिए 16,400 का अभी जो बेसिकली कल का जो हाई था वहां से ऊपर निकलते हैं तो बाय करेंगे हम लोग 16,675 तक। ओके, लेकिन ये होने के बाद हमको यहाँ वापस अगर ये ऊपर गया तो वहां से फिर हमको शॉर्ट करना है। ओके, फिर 16,300 तक का लेवल आ सकता है और या यहाँ तक भी आ सकते हैं। ठीक है, और नीचे ही नीचे ही शुरुआत होती है। शुरुआत अगर नीचे ही होती है तो हमको यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड करना चाहिए। 15 980 मतलब ये 16,000 के लिए। ओके, 16,000 टूटता है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल होगी वो होगी हमारी 15,685 मतलब 15,700 के आसपास। तो ये होगा नेक्स्ट वीक का निफ्टी का। फिलहाल जो कुछ मुझे दिख रहा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओके, कि निफ्टी उसी हिसाब से बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना जो मैंने कहा था कि जो टारगेट्स हैं एग्जैक्टली आप देखोगे बैंक निफ्टी के टारगेट एग्जैक्ट हमारे अचीव हुए हैं। राइट, ये मैंने कहा था कि 34,500 के जो टारगेट्स हैं वो हमारे इनफैक्ट थोड़ा उससे नीचे गया लेकिन आके फाइनली आकर वहीं बंद हुआ है ना। तो फैंटास्टिकली आप सोचो कि 35,700 से लेके 34,500 मतलब 1200 पॉइंट का जो हमारा टारगेट वहाँ अचीव हुआ है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे। अब ठीक इसी तरह जैसे कि निफ्टी में हमने देखा कि एक डोजी बनी हुई है, अनसर्टन कैंडल बनी हुई है। हम लोग बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन है। बैंक निफ्टी में अब हम लोग ट्रेड करेंगे इस हिसाब से जैसे ये है और यहाँ से हम लोग ये देखिए काफ़ी एक बड़ा 34,800 और 34,300 500 पॉइंट का ये बेसिकली एक रेंज है जहाँ हमको ट्रेड अगर करना है तो इंट्राडे आप कर सकते हैं। मैं एक वीकली जो मेरा आउटलुक है जो वीकली वो मैं बता रहा हूँ यहाँ कि यहाँ से हमको अगर नीचे गिरना है तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं और फिर ये। ओके, ये मेरे लेवल्स होंगे नीचे की ओर। ओके, तो सॉरी, तो ये हम यहाँ अगर ट्रेड करते हैं तो नीचे की ओर 34,300 के नीचे हम लोग 300 के नीचे शॉर्ट करेंगे। 34,300 के नीचे शॉर्ट करेंगे 33,800 के लिए और फिर उसके बाद में 33,200 या 33,300 के लिए। ओके, मतलब ऑलमोस्ट ये नीचे की ओर 1,000 पॉइंट इट्स पॉसिबल। ओके, अपसाइड में इन केस ऊपर जाता है तो ये मेरी रेंज होगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि हो सकता है मंडे मुझे कुछ रिकवरी आते हुए दिख सकती है। और ये जब मंडे अगर रिकवरी कुछ आती है तो ये यहाँ तक जा सकता है। तो 800 के ऊपर जो 34,800 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे और फिर 35,200 तक का हमारा टारगेट हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ फिर से आपको सेल के ऑप्शंस देखना है जो आपको वापस से इस लेवल तक लेके आ सकते हैं। ओके,
तो ऊपर ही जाएंगे तो गिरने का थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारा, और नीचे आते तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा नीचे गिरेंगे। ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए इस बार। देखिए सॉरी, डॉलर का मैंने कहा था, तो जो टारगेट दिया था लास्ट टाइम मैंने, वो हम लोग का करीब करीब अचीव हुआ। मैंने कहा था कि हमको एक्चुअली मार्केट गिरते हैं तो डॉलर बढ़ेगा और डॉलर बढ़ना है, और टारगेट जो मैंने दिया था आपको 15 पैसे का, जबकि इसने 77.5 पैसा वहां तक ये हमको जाते हुए नजर आया है। मतलब अब हम लोग ये हैं जो कि हम लोग ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुके हैं, और ये वीक में अगर मार्केट और गिरता है और डॉलर और सुधरता है तो हम लोग बहुत जल्द इसको 77 और 78 के लेवल पे भी आते दिख सकते हैं। ओके, तो 77.15 और 77 बेसिकली 77.5 और 78, ये दो लेवल हमको नेक्स्ट कुछ दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से मेरा जो व्यू है वो ऊपर की ओर ही है, तो डॉलर में आपको बाय करके चलना है, लेकिन डॉलर अब बाय करोगे प्रीवियस हाई के ऊपर, मतलब 77.15 के ऊपर। ओके, इसके ऊपर बाय करेंगे अब हम लोग, बीच में अभी नहीं बाय करेंगे। पहला अगर पिछला हाई टूटता है तो बाय करेंगे, और फिर हमारा टारगेट होगा करीब करीब 78 का। ओके, फिर क्रूड को हम लोग देखते हैं। क्रूड ने भी एज यूजुअल जैसे कहा था, फर्स्ट टारगेट मेरा अचीव किया, और हम लोग सेकंड टारगेट इस बार फिर से आते हुए देख सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि ये कुछ दिन अभी यहीं हमको ट्रैवल करते दिखे, लेकिन ये बढ़ 8880 का टारगेट इस वीक में हमको आते हुए दिख सकता है। ओके, तो पुराने जो लेवल्स हैं वो मेरे अभी कायम हैं। ओके, तो ये नीचे वाला तो निकाल देता हूँ मैं, ऊपर की ओर ही जाने के मेरे ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से बाई करेंगे। ओके, इसके ऊपर हमारा बाई रहेगा, टारगेट ऑलरेडी आज सेल करना है तो हम लोग सेल करेंगे इसके नीचे। ओके, जो पहले हमारा एंट्री था, तो ये हमारे लेवल रहेंगे। ये मेरा फिलहाल के लिए आपको टारगेट, और ये भी का हो सकता है। गोल्ड ने अच्छी रिकवरी दिखाई है पिछले हफ्ते में भी, और अभी भी मैं बुलिश हूँ। लेकिन सिल्वर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर नीचे की ओर चल रहा है। अभी गोल्ड और सिल्वर में ये अपोजिट ये जो है डायरेक्शन, वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सिल्वर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और अगर जिस तरीके से एक रिसेशन की, एक मंदी की आशंका जताई जा रही है, उस हिसाब से सिल्वर की मांग घटने की ही चांसेस है। तो सिल्वर की मांग इसलिए भी घट रही है क्योंकि एक डर है कि अ, आपका रिसेशन आ सकता है। तो इस रिसेशन के डर से सिल्वर नहीं चढ़ रहा है, और ये हमको वापस से अगले वीक में देखते हैं कहाँ कैसी चाल चलता है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है 62,000 के नीचे, तो 60,000 के लिए हमको नीचे की ओर ट्रेड करना चाहिए। ऊपर की ओर वापस वही है ये लेवल्स, तो 63 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं, 62,500 के ऊपर निकलते हैं, देन 60 ओके 63,300 के ऊपर निकलते हैं तो 65 ये हमारा टारगेट हो सकता है। फिलहाल इन टारगेट्स के लिए ट्रेड करने में कोई मतलब नहीं है। ओके, तो फिलहाल को हमको इनको भूलना पड़ेगा। तो सिल्वर विल बी एक्ट प्रोबेबली अपोजिट टू द गोल्ड। तो ये विश्लेषण है हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड और गोल्ड डॉलर को लेके। देखिए, मैं अब कोई ट्रेड इस वीक में नहीं देना चाहता हूँ। इसलिए नहीं देना चाहता हूँ कि मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल है
कि एक दिन आपको कोई अच्छी चीज़ दिखती है, अच्छे स्टॉक्स दिखते हैं, वो दूसरे दिन चलते हैं, तीसरे दिन नीचे आ जाते हैं। और ऐसे अनसर्टेन माहौल में हमको ट्रेडिंग से कुछ समय तक दूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा आप लोग को सलाह है। अगर आपने पोर्टफोलियो बना के रखा है तो एक सलाह ये भी रहेगी कि जो लेवल मैंने इस वीक में दी है, अगर हम लोग उसके नीचे शुरू करते हैं, अगर मैं कहूँ कि निफ्टी अगर 16,000 के नीचे गिरना शुरू करता है तो वहाँ से 1,000 1,500 पॉइंट और गिर सकता है। तो देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ समय के लिए आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो या कम कर सकते हो, ताकि जब आपको नीचे मिले तब आपको अच्छे रेट में अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे और वहां आप री एंट्री कर सकोगे। तो ये था मेरा इस वीक का विश्लेषण चार्ट पे। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय। और आपने इन चीज़ों को काफ़ी समझा होगा। और ये काफ़ी एक मुश्किल भरा दौर है। मैं चाहता हूँ कि इस मुश्किल भरे दौर में आप लोग संभल के रहें, नो नुकसान ना करें, ज़बरदस्ती ट्रेड ना करें, कंपल्सिव ट्रेडर ना बने, और अ, कम से कम ट्रेड करें। अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर भी हैं तो कम से कम ट्रेड करें, और बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी पोजीशन ना लें, क्योंकि कभी भी मार्केट कहीं भी बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है, अचानक से हमने देखा है। और इन सब से आपको बचना है, तो अपने ट्रेडिंग पे कंट्रोल रखिए, लिमिटेड रखिए, ना ही कर सकते हैं तो नहीं कीजिए। तो इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे बाजार पर आके एक और नए एपिसोड के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।